नमस्कार मित्रों, कल्याण आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग कंप्यूटर के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कुछ वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने सूचना प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया। हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से जो अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं जिन्हें डेटा कहा जाता है, उन्हें हमने व्यवस्थित आंकड़े अर्थात सूचना में परिवर्तित किया। तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोगों ने उन सभी डिवाइसों का अध्ययन किया जिसका उपयोग अव्यवस्थित डाटाओं को सूचना में बदलने के लिए किया जाता है। और वह सभी डिवाइस किसके अंतर्गत आती थी? कंप्यूटर के अंतर्गत आती थी। उन डिवाइसों के अंतर्गत हम लोगों ने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और उसके साथ ही साथ जो मेमोरीज होती हैं जिनमें डाटा को स्टोर किया जाता है, उन सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब हमारे पास सूचनाएं उपलब्ध हो गई हैं, लेकिन इन सूचनाओं को किन युक्तियों के माध्यम से, किन डिवाइसों के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचा पाएंगे, इन सभी का अध्ययन हम संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत करेंगे। तो समझ में आया आप लोगों को कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है और दोनों में किस तरीके से अंतर है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपने कंप्यूटर का अध्ययन किया, आपने अध्ययन किया कि किस तरीके से अव्यवस्थित डाटाओं को व्यवस्थित करके सूचनाओं में परिवर्तित किया जाता है। और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी डिवाइस हैं, ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जिनके माध्यम से उन डिवाइसों के जरिए हम इन डेटाओं को, इन व्यवस्थित डेटाओं को, इन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचा पाएंगे। तो समझ में आया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या कहलाता है। तो चलिए, संचार प्रौद्योगिकी क्या होता है? सूचनाओं का संप्रेषण ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। जो व्यवस्थित डेटा है उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। और यह संचार कैसे होता है? तो यह विद्युत चुंबकीय माध्यम से होता है। कैसे होता है? विद्युत चुंबकीय माध्यम से होता है। हम बात कर लेते हैं संचार प्रणाली में कौन कौन से अवयव उपयोग में लाए जाते हैं, अर्थात किन के माध्यम से हम एक सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो अवयव में क्या क्या चीजें आती हैं? तो इसके अंतर्गत तीन चीजों का हम अध्ययन करते हैं। एक होता है संचार चैनल, एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। क्या क्या होते हैं? संचार चैनल, ट्रांसमीटर, रिसीवर। जो संचार चैनल होते हैं वह ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य संबंध स्थापित करने का काम करते हैं, अर्थात इनको जोड़ने का काम करते हैं। ट्रांसमीटर क्या करते हैं? देखिए, हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में देखा था कि कंप्यूटर किन सिग्नलों पे काम करता है, तो वह डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। और डिजिटल सिग्नल लगातार ना होकर क्या होते हैं, एक निश्चित मान देते हैं और जो 0 और 1 पर काम करते हैं। लेकिन यदि हमें कोई डेटा भेजना है कंप्यूटर तक, तो वह डेटा जिन माध्यमों से जाएगा, मान लीजिए टेलीफोन लाइन से जा रहा है, तो टेलीफोन लाइन किस पे काम करती है? एनालॉग सिग्नल पर काम करती है। तो एनालॉग सिग्नल को पहले डिजिटल सिग्नल में बदलना पड़ेगा, फिर प्रोसेसिंग के बाद अब मान लीजिए हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक उस डेटा को पहुंचाना है, तो फिर हम उसको एनालॉग सिग्नल में बदलेंगे और एनालॉग सिग्नल के बाद वह दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचेगा और फिर उसे फिर डिजिटल सिग्नल में बदला जाएगा। तो ट्रांसमीटर क्या करता है? उन्हीं सिग्नल को परिवर्तित करने का काम करता है, अर्थात एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल, इसमें बदलने का काम कौन करता है? ट्रांसमीटर करता है। फिर आता है रिसीवर। मान लीजिए सिग्नल प्राप्त हो जाते हैं, तो अब रिसीवर क्या करेगा? उन सिग्नलों में से जो शोर होता है, जो अवांछित सिग्नल होते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते, उनको अलग करता है और उस मैसेज को डिकोड करता है, उस मैसेज को समझने का प्रयास करता है कि आखिर यह मैसेज क्या है। फिर उसके बाद यह मैसेज वह आगे प्रेषित करता है। तो समझ में आया। अब ट्रांसमीटर क्या कर रहा था? ट्रांसमीटर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सिग्नल को बदल रहा था। अब यहां से जो डेटा रिसीवर तक जाएगा उसमें काम कौन करेगा? तो उसमें काम करेगा संचार चैनल। कौन करेगा? संचार चैनल काम करेगा। फिर यह डेटा रिसीवर तक पहुंचेगा और रिसीवर क्या करेगा? उससे शोर को अलग करेगा और उस मैसेज को क्या करेगा? डिकोड करेगा, समझने का प्रयास करेगा। तो ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों ही संचार प्रणाली के अवयव होते हैं। अब हम जितनी भी चीजें पढ़ने का प्रयास करेंगे वह इनके अंतर्गत ही पढ़ेंगे। हम देखेंगे कौन कौन से संचार चैनल होते हैं, किस तरीके से हम इन सिग्नलों को चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से इन संकेतों को डिकोड किया जाता है। तो क्लियर हुआ संचार चैनल क्या होता है? यह भौतिक माध्यम होता है जो ट्रांसमीटर एवं रिसीवर को आपस में जोड़ने का काम करता है। ट्रांसमीटर क्या होता है? तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिग्नल को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित करने का प्रयास करता है।
रिसीवर क्या होता है? तो यह भेजे गए सिग्नल से शोर को अलग करता है, और शोर क्या कहलाता है? अवांछित सिग्नल कहलाते हैं, जिन्हें आप नहीं चाहते फिर भी वह संचार के माध्यम से आ जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई संदेश भेजा, कोई सिग्नल भेजा, तो उसके साथ अवांछित सिग्नल भी जुड़ के आगे आ जाते हैं। तो ये रिसीवर क्या करते हैं? उन शोर को अलग कर देते हैं, और जो मूल रूप से सिग्नल हमने भेजा है उसको ही वह डिकोड करने का प्रयास करते हैं। तो संदेश को क्या करते हैं? डिकोड करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब बात कर लेते हैं संचार की विधियां कौन कौन सी हैं, किन किन माध्यम से हम संचार कर सकते हैं या हमारे संदेश को हम भेज सकते हैं। तो संचार की भी मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। एक होती है सिंप्लेक्स विधि, दूसरी होती है अर्ध डुप्लेक्स विधि, और तीसरी होती है पूर्ण डुप्लेक्स विधि। कौन कौन सी? सिंप्लेक्स, अर्ध डुप्लेक्स और पूर्ण डुप्लेक्स। इनको हम समझ लेते हैं क्या क्या होती हैं। सिंप्लेक्स में क्या होता है? इसमें जो सिग्नल होते हैं उसका एक दिशीय मार्ग होता है। क्या होता है? एक दिशीय मार्ग होता है। अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यह संदेश दे रहा है और दूसरा व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, तो यहां से संदेश सीधे दूसरे तक आएंगे। अब दूसरा व्यक्ति चाहे कि हम अपने संदेश पहले व्यक्ति को पहुंचा दें, तो सिंप्लेक्स विधि में उसका उपयोग नहीं किया जाता। अर्थात जो संदेश होते हैं, जो सिग्नल होते हैं, वह एक ओर से दूसरी ओर ही प्रेषित किए जाते हैं। सिर्फ ये बोलेगा, ये सुनेगा। सबसे अच्छा उदाहरण आप किसका ले लें? जैसे कि आप टेलीविजन का उदाहरण ले लीजिए या फिर रेडियो का उदाहरण ले लीजिए। इसमें क्या होता है? जो टेलीविजन प्रसारण करता होता है वह न्यूज बोलता है, उस पर गाने चलते हैं, कुछ भी होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वह दी जाती है, और हम घर बैठकर उसकी द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन है, उसके द्वारा दिए गए संदेश को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन क्या आप अपने संकेत, आप अपने संदेश टेलीविजन प्रसारण तक पहुंचा सकते हैं, या वहां पर जो एंकर बैठा हुआ है वहां तक पहुंचा सकते हैं? तो नहीं पहुंचा सकते। तो जो सिंप्लेक्स विधि होती है उसमें एक ही माध्यम में, एक ही दिशा में सिग्नलों का क्या किया जाता है? प्रेषण किया जाता है। समझ में आया? चलिए अब बात कर लेते हैं अर्ध डुप्लेक्स विधि। अर्ध डुप्लेक्स विधि में क्या होता है? अर्ध डुप्लेक्स विधि में जो सिग्नल होते हैं वो दोनों दिशा में तो प्रेषित किए जा सकते हैं। मतलब कोई वर्ग 1 है और कोई व्यक्ति 2 है। अब मान लीजिए मुझे यहां से सिग्नल यहां पर पहुंचाना है और यहां से सिग्नल यहां पर पहुंचाना है, तो ये सिग्नल तो दोनों दिशा में जाएगा, लेकिन यहां पर एक समस्या होती है। जब एक व्यक्ति संदेश दे रहा होता है तब तक, जब तक ये संदेश जाएगा तब तक दूसरा व्यक्ति उस संदेश को ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा, अपने संदेश नहीं भेज पाएगा। जब यह पूरे संदेश दे देगा, फिर इसको निर्देश देगा, उसके बाद ही दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को क्या करेगा? अपने संदेश भेज सकता है, अपने सिग्नल भेज सकता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो वॉकी टॉकी, आपने वॉकी टॉकी में देखा होगा। उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति एक स्थान से बोलता है, बोलने के बाद जब अपने सारे संदेश दे देता है, अपनी पूरी बात कह देता है, फिर सामने वाले को निर्देश देता है, फिर उसमें वह फ्रिक्वेंसी मिलाता है और फिर वह वहां से बोलना चालू करता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक समय में दोनों साथ ही कम्युनिकेशन स्थापित नहीं कर पाते हैं। इसमें पहले सिग्नल एक दिशा से जाएंगे, जब ये पूर्ण हो जाएंगे तो यहां से फिर दूसरी दिशा में जाएंगे। ये क्या कहलाता है? अर्ध डुप्लेक्स कहलाता है। तीसरी होती है पूर्ण डुप्लेक्स विधि। पूर्ण डुप्लेक्स विधि में क्या होता है? सिग्नल दोनों दिशाओं में, अर्थात फर्स्ट वाला सेकंड को और सेकंड वाला फर्स्ट को, दोनों एक ही समय में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक ही समय में संदेश दे सकते हैं। पहला वाला संदेश देगा, उसी के बीच में दूसरा वाला भी संदेश दे सकता है। इसमें कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं होती, और ना ही इसमें यह दिक्कत होती है कि पहला वाला संदेश देगा तब तक दूसरा वाला ना दे पाए। इसमें आप एक ही समय में दोनों संदेश ग्रहण भी कर सकते हैं और संदेशों को प्रेषित भी कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? 3 विधियां, सिंप्लेक्स विधि, अर्ध डुप्लेक्स विधि और पूर्ण डुप्लेक्स विधि। चलिए थ्योरी में देख लेते हैं इनको हम। सिंप्लेक्स विधि, इसमें डाटा एवं सूचनाओं को एक ही दिशा में संचरित किया जाता है। मैंने बताया था कि एक ही व्यक्ति इसमें संदेश दे सकता है, दूसरा सिर्फ रिसीव करने का काम करेगा, वह अपने संदेश प्रेषित नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए रेडियो या टेलीविजन पर जो प्रसारण होता है वह किसके अंतर्गत आता है? सिंप्लेक्स विधि के अंतर्गत आता है। दूसरा है अर्ध डुप्लेक्स विधि। इसमें डाटा एवं सूचनाओं का दोनों दिशा में संचरण तो होता है, परंतु एक समय में एक ही दिशा में संचरण होता है। मैंने आपको बताया था उदाहरण में रेडियो वॉकी टॉकी। इसमें क्या होता है? पहले संदेश एक व्यक्ति देता है, दूसरा उसको रिसीव करता है, फिर जब सामने वाला सिग्नल पूरे दे देता है उसके बाद दूसरा व्यक्ति अगले समय में अपने सिग्नल फर्स्ट वाले तक पहुंचा पाता है। तीसरा होता है पूर्ण डुप्लेक्स। इसमें डाटा एवं सूचनाओं को दोनों दिशा में एक साथ संचरित किया जाता है।
जाता है, अर्थात एक ही समय में दोनों सूचनाओं को संचरित भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि हम टेलीफोन पर वार्तालाप करते हैं तो टेलीफोन पर सामने वाला भी बात कर रहा होता है और उसी वक्त आप भी अपनी बात रख सकते हैं। तो ये तीनों विधियां आपको समझ में आई, सिंपलेक्स विधि, अर्ध डुप्लेक्स विधि और पूर्ण डुप्लेक्स विधि। चलिए अब हम बात करते हैं संचार के प्रकार कि आखिर संचार कितने प्रकार से किया जा सकता है। किसी सूचना को, किसी संकेत को, किसी सिग्नल को आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो वह कितने प्रकार से आप भेज सकते हैं। तो संचार के प्रकार की बात करें तो इन्हें मुख्यतः हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक होता है संप्रेषण की विधि के आधार पर कि आप किस विधि से अपना संप्रेषण स्थापित कर रहे हैं या संचार भेज रहे हैं। दूसरा होता है माध्यम कि आप आखिर किन माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक विधि के आधार पर और एक माध्यम के आधार पर। अब हम बात कर लेते हैं विधि के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो दो होते हैं, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। जैसे कि हमने देखा था कि टेलीफोनों पे जो सिग्नल जाते हैं वो कैसे होते हैं, सतत होते हैं। उन्हीं सिग्नलों को क्या कहते हैं, एनालॉग कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर जिन सिग्नलों पर काम करता है जो सतत ना होकर एक निश्चित मान देते हैं, जो 0 और 1 पर काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डिजिटल। ऐसे ही यदि हम संचार माध्यम की बात करें, संप्रेषण के माध्यम की बात करें तो इसके आधार पर भी दो माध्यम होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक होता है तार सहित और एक होता है तार रहित। तार सहित क्या होता है, जिसमें हम तारों की सहायता से संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। दूसरा होता है जिसमें हम तारों का उपयोग नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं, आवृत्ति का उपयोग करते हैं। उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। चलिए इनको हम डिटेल में देख लेते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, तार सहित उपकरणों में क्या क्या आते हैं और तार रहित उपकरणों में क्या क्या आते हैं। एनालॉग सिग्नल की बात करें तो इसमें सूचनाओं का सतत संकेतों के माध्यम से भेजा जाता है। सूचनाओं को कैसे भेजा जाता है, सतत संकेतों के माध्यम से। ये देखिए, सतत संकेतों के माध्यम से सूचनाओं को भेजा जाता है। इन संकेतों में तरंगों के विभव एवं धारा में लगातार परिवर्तन होता रहता है। समय के साथ विभव में और धारा में क्या दिखाई दे रहा है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कभी ये ऊपर जा रहे हैं तो कभी ये नीचे जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें संकेत कैसे हैं, सतत है, इसमें कहीं भी रुकावट नहीं होते हैं। उदाहरण में माइक्रोफोन। एक और इसकी विशेषता होती है एनालॉग सिग्नल की कि इसमें आयाम, आवृत्ति और कला तीनों पाए जाते हैं। क्या क्या होते हैं, आयाम भी होते हैं, आवृत्ति भी होती है और कला भी होती है। बात करते हैं डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल जो होते हैं इसमें तरंगों की धारा एवं विभव के मान में एक निश्चित अनुपात में ही परिवर्तन होता है। एक निश्चित अनुपात, फिक्स अनुपात है, यहां पर ही क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, इसमें सूचना पूर्व परिभाषित स्तरों पर आधारित संकेतों द्वारा ही प्रेषित की जाती है। अर्थात इसमें जो उपयोग किया जाता है वह 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। इसमें जो उच्च मान होता है वह 1 कहलाता है और जो निम्न मान होता है वह 0 कहलाता है। और जो भी डिजिटल सिग्नल होते हैं वह दो ही मान पर काम करते हैं, 0 और 1। 1 को ऑन बोला जाता है और 0 को ऑफ बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर हम डिजिटल घड़ी या कैलकुलेटर को देख सकते हैं जो एक विशेष मान आपको देते हैं। बात कर लेते हैं तार रहित। तो तार रहित के अंतर्गत हम किन किन का अध्ययन करेंगे, एक युग्म तार का अध्ययन करेंगे। युग्म तार आपने देखा होगा, जैसे कि आप बिजली को प्रवाहित कर रहे हैं, जिसमें आप कम दूरी तक संकेतों को भेज रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि आप डोरी का उपयोग करते हैं, है ना, एक केबल का उपयोग करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं हम, युग्म तार। फिर आपने देखा होगा कि टीवियों को चलाने के लिए, मान लीजिए आपको टीवी पर प्रसारण देखना है तो छतरी लगी होती है घर में। छतरी से आपका जो रिसीवर होता है वहां तक आने के लिए एक तार का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो नॉर्मल तार होते हैं जिसमें एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है या फिर तांबे का उपयोग किया जाता है, तो उनको हम उपयोग में नहीं लाते। हम इसके लिए एक अलग से विशेषीकृत तार को लेके आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कोएक्सियल केबल। आगे हम डिटेल में समझेंगे इनको क्या कहलाते हैं। फिर होता है प्रकाश तंतु। मान लीजिए आपको सिग्नल को बहुत अधिक दूरी तक पहुंचाना है और सिग्नल के मान में भी अंतर ना हो, साथ ही साथ उसमें शोर भी बहुत कम हो, उसकी गति में भी कोई अंतर ना पड़े, तो उसके लिए हम प्रकाश तंतु का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ सिलिकॉन की बनी पतली पतली नलियां होती हैं और नलियों के माध्यम से हम संकेतों को क्या करते हैं, प्रेषित करते हैं। दूसरा होता है तार रहित, जिनमें तारों का उपयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, तार सहित जो युग्म हैं इनमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ किलोमीटर तक ही संकेतों को प्रवाहित कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें लागत बहुत ज्यादा आ जाती है। और
समस्या भी बहुत आती है। मान लीजिए तार में कोई प्रॉब्लम आ जाती है कहीं भी, तो संकेत में अवरोध उत्पन्न होने लगता है। फिर एक होते हैं तार रहित, जिनमें तारों का उपयोग नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है, सिग्नलों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं, संचार उपग्रह का उपयोग करते हैं, अंतरिक्ष तरंगों का उपयोग करते हैं, भौम तरंगों का उपयोग करते हैं और आकाश तरंगों का उपयोग करते हैं। तो तार रहित सिग्नलों में क्या क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा माइक्रोवेव, जिसके माध्यम से हम संकेतों को भेजेंगे, एक हो जाएगा संचार उपग्रह, एक हो जाएगा अंतरिक्ष तरंगें, भौम तरंगें और आकाश तरंगें। इनके माध्यम से हम तार रहित सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। चलिए डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तार युक्त, तार सहित। उसमें क्या है? सबसे पहले हमने देखा था युग्म तार। युग्म तार क्या होते हैं? डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से जो है केबल आती है, उसमें दो दो तार के जोड़े बने होते हैं। इस तरीके से दो दो तार होते हैं, इस तरीके से तार होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? युग्म तार। और इसमें यदि आपको कम दूरी तक सिग्नलों को भेजना है तो इनका ही हम उपयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें डेटा का जो ट्रांसफर होता है वह बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता। यदि आपको ज्यादा डेटा का ट्रांसफर करना है तो आपको दूसरे केबल का उपयोग करना पड़ेगा। ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग उसमें नहीं होगा, युग्म तार का उसमें उपयोग नहीं होगा। तो यह क्या होते हैं? तांबे के दो तार होते हैं जिन पर प्लास्टिक और टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। ये दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखिए, तांबे के भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं। तो दो तार होते हैं और इस पर प्लास्टिक या टेफ्लॉन की क्या है, परत आपको दिखाई दे रही होगी, वह चढ़ी रहती है। इसमें केवल शोरों में कमी आती है। शोर, मैंने बोला था शोर क्या कहलाते हैं? अवांछित सिग्नल कहलाते हैं, जिनको आप नहीं चाहते, फिर भी जब आप सिग्नलों को भेज रहे होते हैं तो वह उनके साथ आकर जुड़ जाते हैं। तो इनकी विशेषता क्या होती है कि यह शोर को कम कर देते हैं, शोर को मेन सिग्नल से हटा देते हैं और उनको डिकोड कर देते हैं। लेकिन एक कमी भी है कि इन संकेतों को रिपीटर के बिना 1 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम होते हैं। यदि इनमें रिपीटर ना लगाया जाए तो इनसे सिग्नलों को मात्र हम 1 किलोमीटर तक ही ले जा सकते हैं। इससे आगे यदि हमें ले जाना तो वहां पर हमें रिपीटर को लगाना होगा। रिपीटर क्या करता है? रिपीटर सिग्नलों को ग्रहण करता है और उनको परिवर्धित करके फिर आगे भेज देता है। तो मान लीजिए रिपीटर आपने देखे होंगे, बहुत सारे टावर लगाए जाते हैं। तो ये टावर क्या करते हैं? रिपीटर का ही काम करते हैं। एक टावर से दूसरे टावर तक बहुत सारे रिपीटर लगाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? ऐसे सिग्नल को प्राप्त करते हैं और फिर अगले उसको फिर से सिग्नल भेज देते हैं। तो इस तरीके से सिग्नल क्या हो जाता है? आगे बढ़ जाता है। यदि हम रिपीटर का उपयोग नहीं करेंगे तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, युग्म तार होता है, उससे मात्र 1 किलोमीटर तक हम सिग्नलों को भेज सकते हैं। अब मान लीजिए सिग्नल आपको थोड़ी और दूरी तक भेजना है, या फिर जिसमें सिग्नल ज्यादा चले जाएं, आपको उस माध्यम का उपयोग करना है, तो उसके लिए कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है। इस तरीके की केबल से सभी परिचित होंगे। जब आप टीवियों का प्रसारण देख रहे होते हैं या टीवियों को आप रिसीवर से कनेक्ट कर रहे होते हैं, छतरी को रिसीवर से जोड़ने के लिए केबल आप ला रहे होते हैं, तो वह केबल कैसी होती है? ऐसी होती है। ठीक है, यहां पर क्या होता है? तांबे का तार होता है, फिर यहां पर प्लास्टिक की परत होती है और यहां पर फिर एक तार होता है। ठीक है, ये अर्थ का काम करता है, फेस का काम करता है, ये दो चीजें होती हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से यह तार होता है। इसमें संकेतों की हानि अपेक्षाकृत कम होती है, अर्थात जब आप सिग्नलों को भेज रहे होते हैं तो उनमें हानि कम होती है, इसमें हानि ज्यादा नहीं होती। लेकिन युग्म तार में क्या होती है? हानि थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसकी बैंडविड्थ क्या होती है? अधिक होती है और संकेतों को अधिक दूरी तक ले जाने में भी इसमें सहायता मिलती है। अर्थात यदि अधिक बैंडविड्थ के सिग्नल आपको भेजने हैं तो उसके लिए आपको कोएक्सियल केबल का ही उपयोग करना होगा। इसमें केबल का बैंडविड्थ कितना? 10 MB पर सेकंड होता है। क्या होता है? 10 MB पर सेकंड तक हो सकता है। और उपयोग किसमें होता है? टीवी केबल नेटवर्क के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर केबल की। इस तरीके की ये दिखाई देती है, साधारणता देखने को नहीं मिलती है क्योंकि इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। ठीक है, किया जाता है लेकिन ये सस्ती नहीं मिलती, इसीलिए। इसमें क्या होता है? इस तरीके की सिलिकॉन की पतली पतली नलियां होती हैं और इन नलियों के माध्यम से सिग्नल को भेजा जाता है। इसकी खासियत यह होती है कि इससे सिग्नल को हम कितनी भी दूरी तक भेज सकते हैं। साथ ही साथ सिग्नल की ना तो तीव्रता में कमी आती है और ना ही गुणवत्ता में कमी आती है। जैसा सिग्नल हम भेजना चाहते हैं वैसा सिग्नल इनके माध्यम से हम भेज देते हैं। दूसरा, चाहे आप टेढ़े मेढ़े पथ से भेज रहे हो चाहे सीधे मार्ग से भेज रहे हो, कैसी भी भेजें, आपके सिग्नल में कोई भी कमी नहीं आती है। सिग्नल जैसा आपने भेजा है वैसा ही सिग्नल रिसीवर तक पहुंचता है। और यह किस पर काम करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है। ध्यान रखिएगा,
किस पे काम करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अब यहां से प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं कि बताइए प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। टेलीविजन और रिसीवर को आपस में जोड़ने के लिए किस तरीके के संचार माध्यम का उपयोग किया जाता है या किसका किया जाता है? तो कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है। यदि आपको कम दूरी तक सिग्नलों को पहुंचाना है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए युग्म तारों का उपयोग किया जाता है। इस तरीके के प्रश्न आपके यहां से बन सकते हैं। तो प्रकाश तंतु क्या होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। इसमें ग्लास, प्लास्टिक या सिलिका का बना अत्यंत पतला तंतु होता है। आपको दिखाई दे रहा है यहां पर ये पतले तंतु होते हैं जिनके माध्यम से सिग्नलों को संप्रेषित किया जाता है। यह प्रकाश सिग्नलों को कम ऊर्जा खपत के साथ उसी तीव्रता में सीधे और टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प या लंबी दूरी तक भेज सकता है। जिस तीव्रता से आप भेजना चाह रहे हैं उसी तीव्रता के साथ कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए टेढ़े मेढ़े या सीधे मार्ग से यह क्या कर देता है? सिग्नलों को भेज देता है। इसमें रिपीटर या एम्पलीफायर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हमने देखा था कि जो युग्म तार था उसमें रिसीवर की आवश्यकता पड़ रही थी। यदि आप रिसीवर का उपयोग नहीं कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था? सिग्नल ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, सिर्फ 1 किलोमीटर तक जा रहे थे। लेकिन इसमें बगैर रिसीवर, बगैर एम्पलीफायर के आप क्या कर सकते हैं? सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। इसमें मॉडेम का प्रयोग भी नहीं किया जाता। अर्थात मॉडेम का उपयोग क्यों होता है? एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए। लेकिन इसके द्वारा हम डिजिटल सिग्नल को भी भेज सकते हैं और एनालॉग सिग्नल को भी भेज सकते हैं। इसमें आपको मॉडेम की लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें डाटा स्थानांतरण के लिए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रतिरोध की समस्या नहीं होती। अर्थात सिग्नल की जो धारा होता है, प्रवाह होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। साथ ही साथ शोर भी जो होता है, शोर भी जो होता है वह भी अत्यंत कम होता है तथा संकेतों को बार बार बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश तंतु केबल जो होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है, उसके विषय में यदि आपसे जानकारी पूछी जाएगी तो क्या आपसे बनेगी? इतने ही प्रश्न इससे बनते हैं। सीधा सीधा पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल किस सिद्धांत पर काम करती है, इसमें क्या मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, सीधा प्रश्न आएगा किसमें मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन में आपको प्रकाश तंतु भी मिल जाएगा। तो प्रकाश तंतु में मॉडेम की, रिसीवर की और ट्रांसमीटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं FITH, फाइबर टू द होम। फाइबर टू द होम आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में यदि आप वीडियो गेम कनेक्ट कर रहे होते हैं, टीवी में यदि आप वीडियो गेम कनेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर में कोई भी आप मान लीजिए प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर कीबोर्ड, माउस, इनको जिस माध्यम से जोड़ते हैं उसे ही क्या कहते हैं? फाइबर टू द होम कहा जाता है। उस केबल को फाइबर टू द होम कहा जाता है। इसकी खासियत यह होती है कि इससे 100 MB पर सेकेंड गति वाला इंटरनेट सेवा प्राप्त की जा सकती है। अर्थात यदि आपको डेटा को ट्रांसफर करना है, ज्यादा डेटा ट्रांसफर करना है, तो इसके माध्यम से वह डेटा ट्रांसफर हो सकता है। अब हम महत्वपूर्ण वायरलेस उपकरणों को देख लेते हैं। तो ये तो हमने क्या देखी हैं? कुछ तकनीकी देखी हैं। क्लियर हुआ? अभी हमने क्या देखी थी? तार सहित तकनीकी। पहले हम देख लेते हैं वायरलेस अर्थात तार रहित उपकरणों को, उसके बाद हम देख लेंगे तकनीकी को। तो पहले हम उपकरणों की बात कर लेते हैं। तो इन उपकरणों में रेडियो तरंगों और अवरक्त किरणों, इंफ्रारेड रेड जो होती हैं, इंफ्रारेड रेज जो होती हैं, उनका उपयोग किया जाता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि जो वायरलेस तकनीक होती हैं उसमें किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेडियो तरंगों का, ऑप्शन बी अवरक्त तरंगों का, ऑप्शन सी कोई और तरंगें दे दी जाएंगी, और ऑप्शन डी में ए और बी दोनों। तो आपको ध्यान रखना है इसमें रेडियो और अवरक्त दोनों ही प्रकारों की तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए उपकरणों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लूटूथ को। ब्लूटूथ से सभी परिचित होंगे। यदि आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर करना है, मान लीजिए आपके पास कुछ पिक्चर डली हुई हैं, कुछ सॉन्ग्स डले हुए हैं, या कुछ फाइलें डली हुई हैं, यदि उसको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजना है तो उसको कैसे भेजते हैं? आप एक ब्लूटूथ जो होता है आपके उसमें फंक्शन होता है, वो ऑन करते हैं, सामने वाला ऑन करता है, दोनों का संपर्क स्थापित होता है और आप फाइलों का ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि ये फाइलों का ट्रांसफर कुछ मीटर तक ही हो पाता है, ज्यादा दूरी तक नहीं हो पाता है। तो यह जिसके माध्यम से करते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्लूटूथ कहते हैं। यह 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.8 गीगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा को ट्रांसफर करता है। ध्यान रखिए, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लूटूथ
किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है? तो 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.8 गीगाहर्ट्ज रेडियो तरंगों पर यह कार्य करता है। इनका प्रयोग करते हुए कम दूरी अर्थात 100 मीटर तक डेटा का आदान प्रदान कर सकता है। कितना कर सकता है? 100 मीटर तक लगभग, ठीक है। तो इतने तक यह डेटा का आदान प्रदान कर सकता है। इसकी सहायता से हम आवाज को डेटा का ट्रांसफर, आवाज एवं डेटा का क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी सहायता से हम वर्तमान में बहुत सारे उपकरणों को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में भी ब्लूटूथ होता है, सिस्टम में भी ब्लूटूथ होता है, और आप देखते हैं कीबोर्ड में भी ब्लूटूथ होता है, माउस में भी ब्लूटूथ होता है। तो इसके माध्यम से हम तारों का उपयोग ना कर ब्लूटूथ के माध्यम से इन डिवाइसों को आपस में जोड़ सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कीबोर्ड के जरिए ब्लूटूथ के जरिए कीबोर्ड को सिस्टम से जोड़ लिया, तो अब यह नहीं है कि आप सिस्टम के पास में ही बैठकर उससे काम कर सकते हैं। आप सिस्टम को थोड़ा दूर रखकर आप और दूर बैठकर कीबोर्ड से काम कर सकते हैं। इसमें किसी भी केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह ब्लूटूथ के माध्यम से हम इसमें बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। यह वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क किस पर काम करता है? पेन पर काम करता है। किस पर काम करता है? पेन पर। पर्सनल एरिया नेटवर्क, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क पर यह काम करता है, इसका यह निर्माण करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का निर्माण कौन करता है? तो कौन करता है? ब्लूटूथ करता है। यह RS 232 डाटा केबल के विकल्प के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं हम वाईफाई। मान लीजिए आपके पास इंटरनेट है और आप इंटरनेट को शेयर करना चाहते हैं, किसी और के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? वाईफाई तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, क्या बोला जाता है? इसको लैन बोला जाता है। आगे जाके हम इन सभी को पढ़ेंगे, जितने भी एरिया नेटवर्क होते हैं इन सभी का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे कि पेन क्या होता है, कैन क्या होता है, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है। तो इन सभी को हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि कौन सी डिवाइस किस चीज का निर्माण कर रही है। जैसे ब्लूटूथ में हमने देखा था क्या कि वह पर्सनल एरिया नेटवर्क का निर्माण कर रही थी, ठीक है। और जो वाईफाई है वह किसका करती है? लोकल एरिया नेटवर्क को तैयार करती है। इसमें 100 मीटर तक इंटरनेट से उपकरणों को जोड़ा जा सकता है, अर्थात 100 मीटर के रेडियस तक जितने भी उपकरण हैं उनको हम इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। यह ओपन एवं क्लोज दो प्रकार का होता है। ओपन एवं क्लोज क्या होता है? मान लीजिए आपने रजिस्टर्ड करके रखा है तो आप इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। आप जब तक सामने वाले को पासवर्ड नहीं देंगे तब तक वह आपके वाईफाई का उपयोग नहीं कर सकता है। तो यह क्या कहलाता है? क्लोज कहलाता है। ओपन, यदि आपने पासवर्ड नहीं डाला और आप मुफ्त में किसी और को प्रदान करना चाहते हैं तो आप वाईफाई किसी और को भी मुफ्त में प्रदान कर सकते हैं, तो वह क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय संगठन वाईफाई एयरलाइंस का क्या है? ट्रेडमार्क है। और इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज, ये क्या है? गीगाहर्ट्ज है, से 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं कि ब्लूटूथ किस गीगाहर्ट्ज पे काम करता है और वाईफाई किस आवृत्ति या गीगाहर्ट्ज पर काम करता है। तो वाईफाई किस पे करता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज की आवृत्तियों के मध्य कार्य करता है। अब आता है वाईफाई। क्या होता है वाईफाई? यह टेलीविजन के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेक्ट्रम में उपयुक्त आवृत्ति का प्रयोग करने वाली क्या है? एक तकनीकी है। किसमें? टेलीविजन के प्रसारण में। यह 10 किलोमीटर तक वाईफाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें अभी हमने क्या देखा था कि साधारण वाईफाई का उपयोग हम कहां तक कर सकते हैं? 100 मीटर तक कर सकते हैं। लेकिन यदि वाईफाई का आपको क्षेत्र बढ़ाना है, ठीक है, तो आपको किसका? वाईफाई का उपयोग करना पड़ेगा। इसके माध्यम से आप 10 किलोमीटर तक वाईफाई की रेंज को बढ़ा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कुछ साल पहले रेलवे स्टेशन पर या फिर बस स्टॉप पर वाईफाई लगाए गए थे, तो उसमें किसका उपयोग किया जा रहा था? वाईफाई का उपयोग किया जा रहा था, जिसमें इसकी जो क्षमता थी वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई थी, जिसमें दूर बैठा व्यक्ति भी इसका उपयोग कर पा रहा था अधिक तीव्रता के साथ। फिर होता है वाईमैक्स। यह 3.3 गीगाहर्ट्ज से 3.4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्तियों के बीच कार्य करता है। कितने से कितने तक करता है? 3.3 गीगाहर्ट्ज से 3.4 गीगाहर्ट्ज। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह माइक्रोवेव लिंक के द्वारा लंबी दूरी तक वायरलेस सेवा उपलब्ध कराने वाली युक्ति है। मान लीजिए आपको बहुत लंबी दूरी तक ज्यादा डेटा ट्रांसफर करने वाले वाईफाई को फैलाना है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? वाईमैक्स का उपयोग करेंगे। इसमें वायरलेस कवरेज की सीमा 10 से 30 गुना तक बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 10 से 30 गुना तक बढ़ जाती है।
विभिन्न शहरों और राष्ट्रों को के मध्य इंटरनेट संपर्क स्थापित करने के लिए वाईमैक्स का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? वाईमैक्स का, अर्थात यह वायरलेस मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क अर्थात मैन का निर्माण करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का निर्माण कौन कर रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क का निर्माण कौन कर रहा है, और मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क का निर्माण कौन कर रहा है। ये तीनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है लाईफाई। तो ये वाईफाई से लगभग 100 गुना तेज होता है। मान लीजिए आपको डेटा ट्रांसफर की गति बहुत तेज बढ़ानी है, कनेक्टिविटी बहुत तेज करनी है, तो उसके लिए आप लाईफाई का उपयोग करते हैं। नवीन तकनीकी है। यह है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है। इसकी कनेक्टिविटी स्पीड 1 GB पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 1 GB पर सेकंड होती है, GB। फिर आता है DTH, डायरेक्ट टू होम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट टू होम होता है। टेलीविजन प्रसारण की यह तकनीक है। किसकी है? टेलीविजन प्रसारण की। पहले हम एंटीना के माध्यम से टीवियों पे प्रसारण देखा करते थे, टीवियों को कनेक्ट किया करते थे, लेकिन अब हम DTH के माध्यम से करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम। इसमें डिजिटल सिग्नल का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, किसका उपयोग होता है? डिजिटल सिग्नल का उपयोग किया जाता है और अच्छी क्वालिटी के साथ आपको अच्छा मटेरियल प्रदान किया जाता है। इसमें ट्रांसमीटर की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात जो हम पहले टावर लगाया करते थे उन टावरों की अब आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले आप देखते थे कि कुछ किलोमीटरों पर ऐसे टावर लगा दिए जाते थे और अपने घरों के ऊपर भी क्या लगा दिए जाते थे? इस तरीके के एंटीने लगा दिए जाते थे, जो क्या करते थे? सिग्नलों को पकड़ते थे। पहले ऐसे सिग्नल आते थे और हम सिग्नल को इन एंटीनों को घुमाते रहते थे कि जैसे ही सिग्नल पकड़ेगा आपकी टीवी चलने लगती थी। लेकिन डायरेक्ट टू होम DTH के जरिए अब इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। डिजिटल सिग्नल का सीधा उपयोग करके आप टीवी के प्रसारण को देख सकते हैं। तो इसमें किसका उपयोग होता है? डिजिटल संकेतों का प्रयोग किया जाता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट टू होम में किस प्रकार के संकेतों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें डिजिटल संकेतों का उपयोग किया जाता है। एक होता है GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। अब मोबाइल से सिग्नल भेजना है, मोबाइल से बात करना है, किसी और फोन पे आपको फोन लगाना है, तो उसके लिए किसका उपयोग होता है? GSM का उपयोग होता है। और इससे फोन में एक क्या लगाई जाती है? सिम लगाई जाती है। और सिम का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ये ध्यान रखिएगा, सिम का सीधा सीधा आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, GSM का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसमें सिम लगाई जाती है और सिम के माध्यम से हम क्या करते हैं? संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। और ध्यान रखिए, इसमें भी हम डिजिटल सिग्नलों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? डिजिटल सिग्नलों का उपयोग करते हैं। फिर होता है WLL, वायरलेस लोकल लूप। क्या होता है WLL का फुल फॉर्म? वायरलेस लोकल लूप होता है। यह स्थानीय बेतार तकनीकी है। क्या है? एक स्थान पर बेतार तकनीक के माध्यम से दूसरे डिवाइसों को आपस में जोड़ने की तकनीक है। यह बड़ा बैंडविड्थ तथा उच्च गति के डेटा का संचरण करता है। तो यह क्या करता है? बड़ा बैंडविड्थ हो या उच्च गति का डेटा हो तो उनका संचरण किसके द्वारा किया जाता है? वायरलेस लोकल लूप के द्वारा किया जाता है। यह टेलीफोन सेवा भी प्रदान करता है। एक भी इसकी खासियत है कि यह टेलीफोन सेवा भी प्रदान करता है, साथ ही साथ बड़े बैंडविड्थ और उच्च गति के डेटा को भी ट्रांसफर कर देता है। अब बात कर लेते हैं हम तकनीकी की कि किन माध्यमों से हम बेतार तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखे थे? उपकरण देखे थे कि किन किन उपकरणों का हम उपयोग करते हैं बेतार तकनीकी को स्थापित करने में। अब किन सिग्नलों का करते हैं, किन के माध्यम से हम बेतार तकनीकी को स्थापित करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, पहले जब हमारी टीवियां चलती थी जिसमें दूरदर्शन चलता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, तो आपने देखा था कि घरों के ऊपर क्या होते हैं? इस तरीके के एंटीने लगे होते थे। और इन तरीके के एंटीनों से हम देखते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव पर जाने पर, एक शहर से दूसरे शहर पर जाने पर इस तरीके के क्या लगे होते थे? बड़े बड़े टावर लगे होते थे, जिन पे बड़ी बड़ी छतरियां लगी होती थी। इस तरीके के टावर होते थे। एक टावर यहां पर होता था, एक टावर यहां पर होता था। तो इनमें क्या होता था? इनमें जो सिग्नल भेजे जाते थे वो माइक्रोवेव के द्वारा भेजे जाते थे और इनमें रिपीटर लगे होते थे। तो इस तरीके से सिग्नल एक से दूसरे पर भेजे जाते थे और इन्हीं सिग्नलों को पकड़ने के लिए घरों पर एंटीने लगाए जाते थे। तो इनकी आवश्यकता के, इनकी सहायता से हम क्या करते थे? सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। और मान लीजिए आपको टीवी पर
पर किसी संकेत का प्रसारण करना है, किसी संदेश का प्रसारण करना है, तो आप एक जगह पर करते थे और दूसरी जगह पर बैठा व्यक्ति जो एंटीने की सहायता से टीवी पर उस प्रसारण को देख पाता था। तो यही तकनीकी क्या कहलाती है? माइक्रोवेव तकनीकी कहलाती है। चलिए समझ लेते हैं। तो इसमें अति उच्च आवृत्ति 2 से 10 गीगाहर्ट्ज वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों के संप्रेषण से संचार स्थापित किया जाता है। यदि अधिक उच्च आवृत्ति का है, कितना है? 2 से 40 गीगाहर्ट्ज का है, तो उस विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम क्या कर सकते हैं? संप्रेषण के माध्यम से, संचार के माध्यम से जोड़ सकते हैं। इसमें कम लंबाई के पैराबोलिक एंटीने का उपयोग किया जाता है। किसका? कम लंबाई वाले। तो ध्यान रखिए, मैंने अभी बताया था किस तरीके से एंटीने के द्वारा उनमें रिपीटर लगाए जाते हैं और उनके द्वारा हम इन संकेतों को पकड़कर इनका उपयोग कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक 25 से 30 किलोमीटर के बीच एक रिपीटर की आवश्यकता पड़ती है, एक रिपीटर को स्थापित करना पड़ता है। टेलीविजन प्रोग्राम का प्रसारण इसी के माध्यम से किया जाता था। फिर होते हैं संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होते हैं? ऐसे उपग्रह, ध्यान रखना, ये क्या होते हैं? मानवीकृत उपग्रह होते हैं। 2 प्रकार के उपग्रह होते हैं। एक होते हैं क्या? प्राकृतिक उपग्रह होते हैं जिन्हें प्रकृति ने निर्मित किया है, जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह क्या होता है? चंद्रमा। उपग्रह की खासियत यह होती है कि इनके पास स्वयं का ना तो प्रकाश होता है, ठीक है, और यह ग्रह की क्या करते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी की परिक्रमा क्या कर रहा है? चंद्रमा कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? इसका उपग्रह कहलाएगा। हमने कुछ ऐसे उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, जिन्हें मानव ने निर्मित किया है, ऐसे ही पृथ्वी की बाहरी कक्षा में छोड़ दिए हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। उसी तरीके से इन उपग्रहों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। किसी को भूस्थितिक उपग्रह कहा गया है, किसी को भूतुल्यकाली उपग्रह कहा गया है, किसी को ध्रुवीय उपग्रह कहा गया है और किसी को सूर्य तुल्यकाली उपग्रह कहा गया है। 5 मिनट में पहले मैं इन उपग्रहों को आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद हम संचार उपग्रह को आगे बढ़ाएंगे, आगे आपको समझने में सहायता होगी। देखिए, एक होता है भूस्थितिक उपग्रह। भूस्थितिक उपग्रह क्या होता है? मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी पर आपने देखा है यहां पर क्या होता है? बीचों बीच से भूमध्य रेखा होती है। क्या होती है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के समानांतर कुछ सैटेलाइट को स्थापित कर दिया जाता है। किसको स्थापित कर दिया जाता है? सैटेलाइट को स्थापित कर दिया जाता है। यह सैटेलाइट पृथ्वी के घूर्णन के साथ ही क्या करती हैं? घूर्णन करती हैं, अर्थात एक विशेष स्थान की इमेज या वहां के डेटा को ग्रहण करती हैं और वो उनको पृथ्वी तक पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार की जो सैटेलाइट या उपग्रह होते हैं, जिन्हें मानव ने बनाया होता है, वह क्या कहलाते हैं? भूस्थितिक उपग्रह। पृथ्वी पर स्थित उपग्रह होते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है वह 36,000 किलोमीटर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भूस्थितिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। दूसरा प्रश्न बनता है कि भूस्थितिक उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है, तो कितना होता है? 24 घंटे ही होता है। जितना पृथ्वी का होता है उतने ही इनका होता है। तो ये भूस्थितिक उपग्रह होते हैं। फिर एक होते हैं भूतुल्यकाली उपग्रह। तो यहां पर हमने देखा था कि इनकी स्थिति क्या होती है? विषुवत रेखा के समानांतर होती है। लेकिन जो भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं उनकी स्थिति या तो यूं होती है, या फिर ऐसी होती है, या फिर ऐसी होती है। अर्थात उनकी स्थिति जो विषुवत रेखा होती है उसके समानांतर नहीं होती, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। बाकी इनकी ऊंचाई भूस्थितिक उपग्रह के समान और परिक्रमा काल भी क्या होता है? समान होता है। एक होते हैं सूर्य तुल्यकाली उपग्रह। सूर्य तुल्यकाली उपग्रह क्या होते हैं? समझ लेते हैं हम। सूर्य तुल्यकाली उपग्रह, तो सूर्य तुल्यकाली उपग्रह में जो पृथ्वी होती है, एक मिनट, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी में क्या होता है कि मान लीजिए पृथ्वी रोटेशन कर रही है और यहां पर क्या है? सूर्य है। तो यह उपग्रह ऐसे स्थापित किए जाएंगे कि यह पृथ्वी सूर्य के लगातार सामने हो, हमेशा सामने हो, अर्थात सूर्य का प्रकाश इन उपग्रहों पर लगातार पड़ता रहे। और ये जो परिक्रमा करते हैं वह उत्तर से दक्षिण दिशा में करते हैं। कैसे करते हैं? उत्तर से दक्षिण दिशा में परिक्रमा करते हैं, लेकिन इस तरीके से स्थापित होते हैं कि सूर्य का प्रकाश उन पर लगातार पड़ता रहे। इनकी ऊंचाई जो है वह भूतुल्यकाली या भूस्थितिक उपग्रह से कम होती है। ठीक है। एक होते हैं ध्रुवीय उपग्रह। जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं उनकी स्थिति इस तरीके से नहीं होती कि सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता रहे। जैसे कि हमने देखा था, एक थे भूस्थितिक उपग्रह और एक थे भूतुल्यकाली उपग्रह। भूस्थितिक में हमने देखा था कि यह विषुवत रेखा के क्या होते हैं? समानांतर होते हैं, लेकिन भूतुल्यकाली इस तरीके से होते हैं। उसी तरीके से एक होते हैं सूर्य तुल्यकाली, जो
सूर्य के लगातार सामने बने रहते हैं, और एक होते हैं क्या, ध्रुवीय उपग्रह, जो इस तरीके से परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ध्रुवों के ऊपर नीचे परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं होते, इन पर सूर्य का प्रकाश लगातार नहीं पड़ता है। तो क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, संचार उपग्रह की बात करते हैं। तो यह फोन, टीवी और कंप्यूटर के लिए संचार का बेहतर माध्यम उपलब्ध कराते हैं। किसके लिए? फोन के लिए, टीवी के लिए, कंप्यूटर के लिए संचार का बेहतर माध्यम देते हैं। यह 2 आवृत्तियों पर काम करते हैं। कितनी आवृत्तियों पर? 2 आवृत्तियों पर काम करते हैं। तो 2 चीजें होती हैं, एक सी बैंड होता है और केयू बैंड होता है। जो सी बैंड होता है वो 4 से 6 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति रहती है इसमें, और जो केयू बैंड रहता है उसमें 11 से 14 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति रहती है। ध्यान रखिएगा, 3 चीजें होती हैं। एक होता है ट्रांसपोंडर। क्या होता है? ट्रांसपोंडर जो सिग्नलों को भेजता है कहां तक? यहां पर जो आपके भूस्थैतिक उपग्रह लगे रहते हैं उन तक भेजता है। मान लीजिए भूस्थैतिक उपग्रह हैं, यहां से सिग्नल ये ट्रांसपोंडर भेजता है। कौन भेजता है? ट्रांसपोंडर भेजता है। यह सिग्नलों को प्राप्त करता है, फिर उनको परिवर्तित करता है, सभी सिग्नलों को लेकर उनका प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के माध्यम से उन सभी सिग्नलों को किसके पास भेजता है? रिसीवर के पास भेजता है। किसी के पास भेजता है? रिसीवर के पास भेजता है। फिर ये सिग्नल जो भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं, जो भूस्थैतिक कक्षा में संचार उपग्रह होते हैं, जो भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित रहते हैं, वह कहां तक भेजते हैं? रिसीवर तक भेजते हैं। फिर ये रिसीवर सिग्नलों को कहां भेजते हैं? जो बड़े बड़े टावर लगे होते हैं उन टावरों तक पहुंचाते हैं, और ये टावर क्या करते हैं? विभिन्न स्थानों पर विभिन्न उपकरणों तक संदेशों को पहुंचाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां से सिग्नल जब जो संचार उपग्रह हैं यहां तक पहुंचाते हैं तो उसके लिए अलग आवृत्ति का उपयोग किया जाता है, और जब उपग्रह से रिसीवर तक सिग्नल आते हैं तो उनके लिए अलग आवृत्ति का उपयोग किया जाता है। जैसे कि 4 से 14 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का उपयोग उपग्रह की ओर भेजा जाता है। मतलब जब ट्रांसपोंडर से संकेत उपग्रह की ओर जा रहा होता है, संचार उपग्रह की ओर जा रहा होता है, तो उसके लिए किस आवृत्ति का उपयोग किया जाता है? 4 या 14 गीगाहर्ट्ज। इसका फर्स्ट वाला और इसका सेकंड वाला, 4 और 14 गीगाहर्ट्ज। दूसरा होता है कि यदि उपग्रह से रिसीवर तक सिग्नल आते हैं तो उसके लिए 6 या 11 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति का ट्रांसपोंडर की सहायता से उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसपोंडरों की सहायता से क्या होता है? पृथ्वी पर वापस भेजे जाते हैं, तो वापस भेजने में इन संकेतों के लिए इस आवृत्ति का उपयोग किया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो ट्रांसपोंडर होते हैं उससे सिग्नल संचार उपग्रह के लिए भेजने के लिए किस सिग्नल का उपयोग होता है, किस आवृत्ति का उपयोग होता है? तो 4 या 14 गीगाहर्ट्ज। और जब उपग्रह से कहां पर आते हैं? उपग्रह से रिसीवर के पास आते हैं, तो उसके लिए कितने गीगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है? 4 या 11 गीगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए भूस्थैतिक उपग्रह का उपयोग किया जाता है। तो हमने पहले ही देखा है कि संचार उपग्रहों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भूस्थैतिक उपग्रह का उपयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं भूस्थैतिक उपग्रह की। तो भूस्थैतिक उपग्रह इन्हें भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर दूरी पर स्थापित किया जाता है। मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बता चुका हूं। इसके घूर्णन की गति पृथ्वी के घूर्णन की गति के बराबर ही होती है। कितनी होती है? लगभग 24 घंटे होती है। कितनी होती है? लगभग 24 घंटे होती है। इनके लिए प्रयुक्त एंटीने काफी छोटे होते हैं। इन्हें VSAT वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल कहा जाता है। तो ये ध्यान रख लेना। नोट, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो माइक्रोवेव सैटेलाइट तथा अन्य बेतार तकनीकी द्वारा जब डेटा स्थानांतरण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रेडियो ट्रांसमिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियो ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, भूस्थैतिक उपग्रह, सूर्यतुल्यकाली उपग्रह या ध्रुवीय उपग्रह या फिर भूतुल्यकाली उपग्रह यदि आपसे पूछे जाते हैं तो आप उनके विषय में भी बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भूतरंगीय संचार या भौम तरंगीय उपग्रह। भौम तरंगीय उपग्रहों में क्या होता है? इसमें जो सिग्नल भेजे जाते हैं, मान लीजिए यहां पर ये टावर लगा दिया जाता है, तो इसमें जो सिग्नल है वो इस तरीके से भेजे जाते हैं। कैसे भेजे जाते हैं? इस तरीके से भेजे जाते हैं, पृथ्वी की सतह का अनुसरण करते हुए भेजे जाते हैं। इसलिए इन्हें भूतरंग संचरण या भौम तरंग संचरण भी कहा जाता है। कम आवृत्ति के सिग्नलों को ट्रांसमिट किया जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है? जो कम आवृत्ति के सिग्नल होते हैं उन्हें भेजा जाता है। इसमें पृथ्वी की वक्रता का अनुसरण किया जाता है। किसका अनुसरण किया जाता है? पृथ्वी की वक्रता का किया जाता है।
इस उपयोग से कम दूरी के संचार हेतु किया जाता है। इसका उपयोग कहां किया जाएगा? कम दूरी के संचार स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो क्लियर हुआ, भू तरंग संचरण या भौम तरंग संचरण का उपयोग यदि आपको कम दूरी तक संकेतों को भेजना है, वायरलेस तरीके से भेजना है, तो आप भौम तरंग संचरण का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कम आवृत्ति के सिग्नलों को भेजा जाता है और पृथ्वी की वक्रता का अनुसरण किया जाता है, साथ ही साथ कम दूरी हेतु संचार में इसका उपयोग होता है। फिर होता है आकाश तरंग संचरण। मान लीजिए आपको दूरी थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, ये क्या था? कम दूरी के लिए था, अब कुछ और दूरी तक आपको भेजना है तो उसके लिए आकाश तरंग संचरण का उपयोग किया जाएगा। इसमें 3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का संचरण किया जाता है। कितनी आवृत्ति वाली? 3 से 30 मेगाहर्ट्ज। सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आकाश तरंगों के संचरण में किस गीगाहर्ट्ज या किस आवृत्ति का उपयोग किया जाता है। एक बार पिछले एग्जाम में माइक्रोवेव का प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका संचरण समुद्र तल से लगभग 65 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। कितना होता है? 65 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर होता है? प्रकाश के परावर्तन। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि आकाश तरंग संचरण किस पर आधारित होता है, तो प्रकाश के परावर्तन पर। और यहां ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऊंचाई जो है वह हमेशा समुद्र तल से ही मापी जाती है, चाहे आप पर्वतों की ऊंचाई पढ़ेंगे, चाहे किसी भी चीज की ऊंचाई पढ़ें, चाहे क्षोभ मंडल की, समता मंडल, किसी भी, तो उसको हम किस में मापते हैं? समुद्र तल से ही मापते हैं। वो इसलिए मापा जाता है क्योंकि स्थल मंडल पर ऊंचाई कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम हो सकती है, लेकिन जो समुद्र का तल होता है, जो पानी की सतह होती है, वो हर जगह पर लगभग समान होती है। इसीलिए जो भी ऊंचाई मापी जाती है वह समुद्र सतह से मापी जाती है। अब आता है अंतरिक्ष तरंग संचरण। अब मान लीजिए आपको और अधिक आवृत्ति और अधिक ऊंचाई तक सिग्नलों को पहुंचाना है, तो उसमें किसका उपयोग करेंगे आप? अंतरिक्ष तरंग संचरण का करेंगे। इसमें 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्ध्यों का क्या किया जाता है? संचरण किया जाता है। प्रयोग दृष्टि रेखीय रेडियो संचार तथा उपग्रह संचार में इसका प्रयोग या उपयोग किया जाता है। फिर होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, इसके लिए रेडियो ट्रांसमीटर तथा रिसीवर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग किया जाता है, और इसे हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट कहा जाता है। आप देखते हैं, आप जब संपर्क स्थापित कर रहे होते हैं, आप एक स्थान से डेटा को दूसरे स्थान पर शेयर कर रहे होते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? हम हॉट स्पॉट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल क्या होती है? तो आपने देखा होगा कि घरों में बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे कि मॉडेम होता है, टेलीफोन होता है, राउटर होता है ना। तो इन्हें जब आपस में जोड़ने के लिए जिस केबल का उपयोग किया जाएगा उसे ही क्या कहा जाता है? ईथरनेट केबल कहा जाता है। और इसकी सहायता से इन सबको जोड़ करके लोकल एरिया नेटवर्क का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क का किया जाता है। यह केवल 100 मीटर तक कार्य करता है। कितना करता है? 100 मीटर तक। इसकी दूरी ज्यादा नहीं होती है, सिर्फ 100 मीटर तक सिग्नलों को भेज सकता है, परंतु इसी नेटवर्क ब्रिज की सहायता से बढ़ाया भी जा सकता है। किसकी सहायता से? नेटवर्क ब्रिज की सहायता से। फिर होता है ईथरनेट, पहला कंप्यूटर नेटवर्क जिसे 1981 में तैयार किया गया था। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है और इसे कब स्थापित किया गया था, कब तैयार किया गया था? तो वह है ईथरनेट। तो ध्यान रखिएगा, क्या है? पहला कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ईथरनेट। और इसे स्थापित कब किया गया था? तो 1981 में किया गया था। बात कर लेते हैं सिंक्रोनस तकनीकी। सिंक्रोनस तकनीकी क्या होती है? तो डाटा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें संकेतों को भेजने से पहले प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है। देखिए, जैसे ही आप टेलीफोन पर बात करते हैं, टेलीफोन पर बात करने के लिए आप क्या करते हैं? एक कोई खास नंबर दबाते हैं। खास नंबर लगाने के बाद सामने वाले के पास वह सिग्नल पहुंचते हैं। सामने वाला क्या करता है? उस फोन को कंसीव करता है, उस फोन को उठाता है। जैसे ही उस फोन को उठाता है तो ये क्या होते हैं? संबंध स्थापित हो जाते हैं ग्रुप ए और बी के मध्य। जैसे ही संबंध स्थापित हो जाते हैं तो संबंध स्थापित होने के बाद ही क्या होता है? यहां से सिग्नल ए से बी के पास पहुंचता है। तो सिंक्रोनस तकनीकी में क्या होता है? सबसे पहले आपको दोनों वर्गों, दोनों लोगों के मध्य क्या होना होता है? संबंध स्थापित करना होता है। जो प्रेषक होता है और जो रिसीवर होता है, या जो प्रेषक होता है और जो प्राप्तकर्ता होता है, उन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करना होता है। संबंध स्थापित करने के बाद आप सिग्नल को भेज सकते हैं। वही तकनीकी क्या कहलाती है? सिंक्रोनस तकनीकी कहलाती है।
टेलीफोन में किसका उपयोग किया जाता है? टेलीफोन पर आवाज का आदान प्रदान करने हेतु इसी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। एक होती है असिंक्रोनस तकनीकी। असिंक्रोनस तकनीकी में आपको संबंध स्थापित करने की जरूरत नहीं होती है, आप डेटा को भेज देते हैं, सामने वाले को जब भी डेटा देखना होता है वह उस डेटा को देख लेता है और उसको रिसीव कर लेता है। ठीक है, जैसे कि आप कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी डेटा को भेजते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो सामने वाले को ना तो कोई संदेश देने की आवश्यकता होती है और ना ही बताने की होती है। मान लीजिए आपने कोई चीज ईमेल कर दी तो वह उसके पास पहुंच जाता है, वह जब भी चाहे उसको खोल सकता है और उसको देख सकता है। क्लियर है? तो कंप्यूटर नेटवर्क अधिकतर किस पर काम करते हैं? असिंक्रोनस तकनीकी पर काम करते हैं। लेकिन टेलीफोन लाइन किस पर काम करती है? तो सिंक्रोनस तकनीकी पर काम करती है। दो चीजें और होती हैं, एक होती है मल्टीप्लेक्सिंग और एक होती है डीमल्टीप्लेक्सिंग। क्या क्या? मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक ही संचार माध्यम है और आपको भिन्न भिन्न डेटा को एक स्थान पर भेजना है, तो एक ही संचार माध्यम से भिन्न भिन्न डेटा को एक स्थान पर भेजने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, मान लीजिए दूसरे स्थान पर आपको डेटा भेजना है, अलग अलग डेटा भेजना है, लेकिन अलग अलग लोगों को भेजना है और संचार क्या है, माध्यम एक ही है, तो उसके लिए जिस तकनीकी का उपयोग होगा उसे डीमल्टीप्लेक्सिंग कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर एक ही संचार माध्यम होगा, अलग अलग डेटा होंगे, उनको एक ही स्थान पर भेजना है। यहां पर क्या होगा, यहां पर अलग अलग डेटा होगा और अलग अलग लोगों को भेजना है एक ही संचार माध्यम से, तो अलग अलग लोगों तक यह व्यवस्थित उसको पहुंचा देता है। क्लियर हुआ? तो यहां तक दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो में हम संचार तकनीकी को और आगे बढ़ाएंगे। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि संचार को स्थापित करने के लिए और कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से टूल होते हैं। साथ ही साथ जो टोपोलॉजी होती है जो नेटवर्क के अंतर्गत आती है उसको भी हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।